जीके मस्ती एमएस में आप लोगों का फिर एक बार स्वागत है। जो 12वां लूसेंट ऑप्शनल से 12वां टॉपिक चल रहा था मुगल काल 1526 से 157, उसमें 120 क्वेश्चन हो गए थे। आज 121 से 140 तक क्वेश्चन होंगे और किरण बुक से मुगल कालीन शिक्षा, साहित्य और कला के बारे में बताया जाएगा। तो देर न करते हुए 121वां क्वेश्चन है, शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था, वह जागीर कौन थी? तो शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था और उस जागीर का नाम था सहसाराम या सासाराम। तो ये तो 121वां क्वेश्चन हुआ। अब चल रहे हैं मुगल कालीन शिक्षा और साहित्य और कला। देखिए, मुगल काल में शिक्षा, जो प्राइमरी शिक्षा थी वो मकतब में होती थी, मकतब में, और जो उच्च शिक्षा थी वो मदरसे में होती थी। बाबर के समय में सुहरते आम विभाग शिक्षा केंद्रों की व्यवस्था करता था। सुहरते आम। हुमायूं ने माहम अंगा के सहयोग से मदरसा ए बेगम की स्थापना की। हुमायूं ने मदरसा ए बेगम की स्थापना की, माहम अंगा। शाहजहां ने दिल्ली में मदरसा स्थापित कराया था तथा शिक्षा का माध्यम फारसी प्रारंभ कराया था। शाहजहां ने शिक्षा का माध्यम फारसी प्रारंभ कराया था। औरंगजेब ने मकतबों एवं मदरसों को आर्थिक सहायता देने के फरमान जारी किए थे। औरंगजेब ने मकतबों एवं मदरसों को आर्थिक सहायता देने के फरमान जारी किए थे। जेबुन्निसा बेगम ने दिल्ली में बैतुल उलूम मदरसा स्थापित किया। बैतुल उलूम। मुगल काल में शिक्षा का माध्यम फारसी था। लखनऊ का फरहंगी महल मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए चर्चित था। मुगल काल में जो लखनऊ का फरहंगी महल है, ये मदरसा न्याय की शिक्षा के लिए चर्चित था। मुगल काल में विद्यार्थियों को 3 प्रकार की उपाधियां दी जाती थी। एक फाजिल, दूसरी आमिल, तीसरी काबिल। फाजिल उपाधि उसको दी जाती थी जो तर्क एवं दर्शन का विद्यार्थी होता था। आमिल जो धार्मिक शिक्षा देता था उसको उपाधि आमिल कहते थे, और जो काबिल उसे कहते थे जो साहित्य का विद्यार्थी होता था, उसे काबिल कहते थे। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज स्थापित किया तथा दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत कराई। दारुल बका। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम, जो हुमायूं नामा की लेखिका थी, गुलबदन बेगम, और हुमायूं की भतीजी सालिमा सुल्ताना बेगम की पुत्री गुलबदन बेगम यानी हुमायूं की बहन, जिसने हुमायूं नामा लिखा, और हुमायूं की भतीजी सालिमा सुल्ताना जिसने बहुत से फारसी पद लिखे। तो ये गुलबदन बेगम और सलीमा सुल्ताना नूरजहां, मुमताज महल, जहां आरा बेगम और जोबिन निसा उच्च शिक्षा प्राप्त महिलाएं थीं। इतना याद रखना। और उन्हें फारसी और अरबी साहित्य का बहुत अच्छा ज्ञान था। अकबर को एक समकालीन व्यक्ति माधवाचार्य, जो त्रिवेणी का एक बंगाली कवि, अकबर के ही एक समकालीन है माधवाचार्य, जो त्रिवेणी का एक बंगाली कवि तथा चंडी मंगल का लेखक भी है माधवाचार्य, उसने बादशाह की विद्या के पोषक के रूप में बहुत प्रशंसा करता है। अकबर की बादशाह की विद्या के पोषक के रूप में बहुत प्रशंसा करता है। मुगल काल में बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी लिखी। अकबर के काल में पहली बार कुरान का फारसी में अनुवाद किया गया। पहले तुर्की भाषा में थी, लेकिन अकबर के काल में पहली बार कुरान का फारसी में अनुवाद किया गया। जहांगीर ने स्वयं अपनी आत्मकथा फारसी में तुजुक-ए जहांगीरी लिखी। शाहजहां के समय फारसी में अब्दुल हमीद लाहौरी का पादशाहनामा बहुत प्रसिद्ध है। शाहजहां के समय फारसी में अब्दुल हमीद लाहौरी का पादशाहनामा बहुत प्रसिद्ध है।
औरंगजेब के समय फारसी में कफ़ी खां ने मुंतखब उल लुबाब की रचना की। कफ़ी खां ने मुंतखब उल लुबाब की रचना की। संस्कृत साहित्य में महेश ठाकुर ने संस्कृत में उत्कृष्ट ग्रंथ अकबर के शासनकाल का इतिहास महेश ठाकुर ने संस्कृत में लिखा है। पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर एवं गंगा लहरी की रचना संस्कृत में की। रस गंगाधर गंगा लहरी बाई पंडित जगन्नाथ, इन संस्कृत। मुगल काल में उर्दू साहित्य में अद्वितीय प्रगति हुई। मुगल बादशाहों में मोहम्मद शाह पहला बादशाह था जिसने उर्दू को संरक्षण दिया। मोहम्मद शाह। उर्दू का अर्थ शाही शिविर यानी कैंप की भाषा। उर्दू का अर्थ शाही शिविर यानी कैंप की भाषा। मुगल काल में ही उर्दू को रेख्ता कहा जाने लगा। रेख्ता कहा जाने लगा उर्दू को। आगे है, उर्दू साहित्य में इस काल का चर्चित कवि वली था। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था। जिसे जरी कलम की उपाधि मिली थी। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर का मोहम्मद हुसैन था जिसे जरी कलम की उपाधि मिली। फारसी बल्कि मंगोल पद्धति पहले भारत में हुमायूं द्वारा नहीं लाई गई, जबकि अब पहले से ही बहमनी राज्य में 15वीं सदी के उत्तरार्ध में विद्यमान थी। भारत में हुमायूं द्वारा नहीं लाई गई, जबकि ये पहले से ही बहमनी राज्य में 15वीं सदी में उत्तरार्ध में विद्यमान थी। फारसी यानी मंगोल पद्धति। शेर शाह का मकबरा, जो बिहार के शाहाबाद जिले के सहसा राम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है, आकार एवं गौरव दोनों दृष्टिकोणों से भारतीय मुसलमानी निर्माण कला का चमत्कार है तथा हिंदू एवं मुस्लिम वास्तुकलात्मक विचारों का आनंदजनक सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। फर्गुसन एक विद्वान है। फर्गुसन के अनुसार फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब था। फर्गुसन ने कहा है कि किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब था फतेहपुर सीकरी। बाबर ने ज्यामिति विधि पर आधारित एक उद्यान आगरा में लगवाया जिसे नूर अफगान नाम दिया गया। शाहजहां का काल मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग माना जाता है। मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के काल में पड़ी थी। मुगल चित्रकला शैली में चित्रित सबसे प्रारंभिक महत्वपूर्ण चित्र संग्रह हमजानामा है। हमजानामा दास्तान ए अमीर हमजा के नाम से प्रसिद्ध है। इस पांडुलिपि में 1200 चित्रों का संग्रह है। हुमायूं के काल में प्रमुख चित्रकार थे मीर सैयद अली एवं अब्दुस समद हुमायूं के काल में। अकबर के काल में पहली बार भित्ति चित्रकारी प्रारंभ हुई। अकबर कालीन प्रमुख चित्रकार थे दस्तवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सामलदास, अब्दुस्मद। ये चित्रकार अकबर कालीन थे। दसवंत, बसावन, महेश, लाल मुकुंद, सामलदास, अब्दुस्मद। जहांगीर का काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल था। जहांगीर के काल के प्रमुख चित्रकार थे फारूक बेग, विशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर, अबुल हसन। जहांगीर काल के चित्रकार थे फारूक बेग, विशनदास, उस्ताद मंसूर, दौलत मनोहर, अबुल हसन। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर और अबुल हसन को नादिर उद्जमा की उपाधि दी थी। उस्ताद मंसूर को नादिर उल असर और अबुल हसन को नादिर उद्जमा की उपाधि दी थी।
उस्ताद मंसूर पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। उस्ताद मंसूर जो था पक्षी विशेषज्ञ चित्रकार था। अबुल हसन व्यक्ति चित्रों में कुशल था। औरंगजेब ने चित्रकला को इस्लाम विरुद्ध मानकर बंद करवा दिया। अकबर स्वयं बहुत अच्छा नक्कारा यानी नगाड़ा बजाता था। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से था, जिसे अकबर ने रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। रीवा के राजा रामचंद्र से प्राप्त किया था। अकबर के समय के प्रमुख संगीतज्ञों में थे तानसेन, बाज बहादुर, बैज बख्श, गोपाल, हरिदास, रामदास, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँ लाल एवं बैजू बाबरा। जहांगीर ने गजल गायक शौकी को आनंद खां की उपाधि दी थी। जो गजल गायक शौकी था उसको आनंद खां की उपाधि जहांगीर ने दी थी। शाहजहां के काल के प्रमुख संगीतज्ञ थे लाल खां, खुशहाल खां, विश्राम खां। लाल खां, खुशहाल खां, विश्राम खां। शाहजहां ने लाल खां को गुण समुद्र की उपाधि दी थी। लाल खां को गुण समुद्र शाहजहां द्वारा। औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणावादक था। औरंगजेब के समय प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे रसबैन खां, सुखी सेन, कलावंत, हयात सरसैनैन, कृपा। रसबैन खां, सुखी सेन, कलावंत, हयात सरसनैन, कृपा। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विकास 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के काल 1719 से 1748 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद शाह का काल जो 1719-1748 ईस्वी में हुआ, किसका सर्वाधिक संगीत का विकास 18वीं शताब्दी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह 1719 से 1748 इसका शासन है। उसके काल में नेमत खां यानी मोहम्मद शाह के काल में नेमत खां, सदारंग, अदारंग ने संगीत के विकास को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया था। नेमत खां, सदारंग, अदारंग। लेनपूल ने दारा सिकोह को लघु अकबर कहा। आगे है मुगल कालीन निर्माण कार्य। मुगल कालीन निर्माण कार्य। तो मुगल कालीन जो निर्माण कार्य है उसमें पहला है कबूली बाग। कबूली बाग का निर्माण पानीपत में कराया गया बाबर के द्वारा। बाबरी मस्जिद का निर्माण अयोध्या में कराया गया बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा। और जामी मस्जिद का निर्माण संभल रुहेलखंड में कराया गया बाबर के द्वारा। काबुली बाग पानीपत बाबर, बाबरी मस्जिद अयोध्या बाबर के सेनापति मीर बाकी, जामी मस्जिद संभल रुहेलखंड बाबर। हुमायूं के द्वारा दो ज़्यादा फेमस हैं, एक आगरा की मस्जिद जो आगरा में है और दीन पनाह नगर ये दिल्ली में है हुमायूं के द्वारा। ये तो हुमायूं द्वारा महल बनवाए गए। शेर शाह सूरी के द्वारा 4 महल बनवाए गए फेमस हैं। पुराना किला जो दिल्ली में है, किला ए कोहना ये भी दिल्ली में बनवाया शेर शाह ने। रोहतासगढ़ का किला ये उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर है। और शेर शाह का मकबरा ये सासाराम बिहार में, इसको भी शेर शाह सूरी ने ही बनवाया। तो 4 ये पुराना किला ए कोहना दिल्ली का, रोहतासगढ़ का किला उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पर और शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार। एक बिल्डिंग जो है हमीदा बानो बेगम के द्वारा बनवाई गई हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है, हमीदा बानो बेगम। अब अकबर के द्वारा बनवाए गए कुछ बिल्डिंग है, जैसे आगरा का किला ये आगरा में है और जहांगीरी महल, फतेहपुर सिकरी महल, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, बीरबल का महल, पंचमहल, तुर्की सुल्तान की कोठी, खास महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा, ये सभी बिल्डिंग जो है फतेहपुर सिकरी में बनवाई अकबर ने। कौन कौन? जहांगीर महल, फतेहपुर सिकरी महल, जोधाबाई का महल, मरियम की कोठी, बीरबल का महल, पंचमहल, तुर्की सुल्तान की कोठी, खास महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा। ये तो अकबर ने बनवाए। अब जहांगीर ने एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बनवाई है, अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में। जहांगीर ने अकबर का मकबरा सिकंदरा में बनवाया। नूरजहां ने 2 बिल्डिंग बनवाई है। एक बनवाया है एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में और दूसरा बनाया है जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में बनवाया है नूरजहां ने।
एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में और जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर नूरजहां ने ये दोनों बनवाए हैं। अब शाहजहां के बारे में, शाहजहां ने आगरा में जो बिल्डिंग बनवाई है उनका पहले विवरण देख लेते हैं। आगरा में शाहजहां ने आगरा महल बनवाया, शीश महल बनवाया, खास महल बनवाया, मुसम्मन बुर्ज बनवाया, नगीना मस्जिद बनवाई, मोती मस्जिद बनवाई, जामी मस्जिद बनवाई और ताजमहल। ये सब आगरा में शाहजहां ने बनवाए। आगरा महल, शीश महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, जामी मस्जिद, ताजमहल। और दिल्ली में शाहजहां ने शाहजहानाबाद, लाल किला, दीवाने आम, रंग महल, जामा मस्जिद, ये इतने बनवाए दिल्ली में। कौन कौन? शाहजहानाबाद, लाल किला, दीवाने आम, रंग महल, जामा मस्जिद, ये बनवाए उसने दिल्ली में। औरंगजेब ने एक तो औरंगाबाद में बनवाया महल, रबिया उद दौरानी का मकबरा, रबिया उद दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में, जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं। और लाहौर में एक इसने बनवाया बादशाही मस्जिद, बादशाही मस्जिद औरंगजेब ने लाहौर में बनवाई। और मोती मस्जिद इसने लाल किले में बनवाई, जो दिल्ली में है लाल किला, उसमें इसने मोती मस्जिद बनवाई। तो ये तो औरंगजेब के द्वारा हुई। तो ये तो बिल्डिंग हुई मुगल कालीन। अब आते हैं मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री। लंबी लिस्ट है, देखते हैं। पहला मार्को पोलो, जो इटली का यात्री था, या 1288 से 1293 ईस्वी तक इसका भ्रमण काल रहा। 88 से 1293 में ये पांड्य राज्य के समय में आया। इब्न बतूता जो है ये मोरक्को का यात्री था, मोहम्मद तुगलक के समय में आया था। 1333 से 1342 ईस्वी तक यहाँ भ्रमण इसने किया। निकोलो कोंटी जो इटली का यात्री था, निकोलो कोंटी जो इटली का यात्री था, देवराय प्रथम विजयनगर के उसमें आया 1420 से 1422 तक। चेंग ही ये चीनी यात्री था। जलालुद्दीन बंगाल में जो था, जलालुद्दीन बंगाल के शासनकाल में आया 1421 से 1431 में। अब्दुल रज्जाक ये ईरान का राजदूत था। ये देवराय द्वितीय विजयनगर में आया, देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर में आया 1442 से 1443 ईस्वी में। अल्थेनियस निकेतिन ये रूसी यात्री था। मोहम्मद तृतीय बहमनी राज्य में आया, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में बहमनी राज्य में आया 1470 से 1474 ईस्वी में। बार्थोलोम्यू डियाज यो इटालियन नाविक था। ये दक्कन के समय में आया। बार्थोलोम्यू डियाज इटालियन नाविक था। ये 1503 से 1508 ईस्वी में आया। एडुआर्डो बारबोसा ये पुर्तगाली यात्री था। एडुआर्डो बारबोसा ये पुर्तगाली यात्री था। ये कृष्णदेव राय के शासन में आया विजयनगर में 1516 से 1518 ईस्वी में। अच्छा, डोमिंगो पायस ये भी पुर्तगाली यात्री था। ये कृष्णदेव राय के समय में आया विजयनगर में 1520 से 1522 ईस्वी में। नूनिज ये पुर्तगाली था, अश्व सौदागर था। नूनिज ये अच्युत देव राय के शासनकाल में विजयनगर में आया। अच्युत देव राय 1535 से 1537 के मध्य में। सीजर फ्रेडरिच ये भी पुर्तगाली यात्री था। सीजर फ्रेडरिच ये भी विजयनगर आया 1567 से 1568 तक। अच्छा, अथोनी मासेरात ये पुर्तगाली पादरी था। अथोनी मासेरात 1578 से 1582 ईस्वी में आया अकबर के समय में। अकबर के समय में प्रथम अंग्रेज यात्री अकबर के समय में आया, जिसका नाम था राल्फ फिंच। ये 1585 से 1591 ईस्वी तक इसका भ्रमण रहा। अकबर के शासनकाल में आया राल्फ फिंच, प्रथम अंग्रेज यात्री 1585 से 1591। एक और डच यात्री आया, जॉन लिंस कोतेन डच यात्री विजयनगर में आया 16वीं शताब्दी में। और 16वीं ही शताब्दी में लामा तारानाथ आया, जो तिब्बती बौद्ध यात्री था।
लामा तारानाथ जो पूर्वी भारत में आया। कैप्टन हाकिंस अंग्रेज व्यापारी था। कैप्टन हाकिंस ये 1608 से 1613 ईस्वी में भ्रमण इसका रहा जहांगीर के शासनकाल में। अच्छा, जहांगीर के शासनकाल में विलियम फिंच भी आए थे अंग्रेज यात्री 1608 से 1612 तक। वही शासन जो कैप्टन हाकिंस का, वही विलियम फिंच का। वो अंग्रेज व्यापारी था, ये अंग्रेज यात्री था। पुर्तगाली यात्री भी जहांगीर के समय में आया। पुर्तगाली यात्री जो आया था उसका नाम था जॉन जुरंदा। ये 1608 से 1617 तक भ्रमण इसका रहा। जॉन जुरंदा पुर्तगाली यात्री जहांगीर। अच्छा, नौसेना एक अधिकारी आया जहांगीर के शासन में, नौसेना अधिकारी निकोलस डाउटन 1608 से 1615। निकोलस विथिंगटन ये अंग्रेज यात्री था, ये भी जहांगीर के। वो निकोलस डाउटिन नौसेना अधिकारी था, जहांगीर के शासन में आया 1608 से 1615 में। लेकिन दूसरा जो निकोलस विथिंगटन था ये अंग्रेज यात्री था, जहांगीर के शासनकाल में आया 1612 से 1616। टॉमस कोएरिएट ये भी अंग्रेज यात्री था। टॉमस कोएरिएट ये भी जहांगीर के शासनकाल में आया 1612 से 1617 तक इसका भ्रमणकार रहा। सर टॉमस रो ये 1615 से 1619 ईस्वी में आया। सर टॉमस रो अंग्रेज था, राजदूत था जहांगीर के शासनकाल में। 1616 ईस्वी से 1619 ईस्वी के मध्य में एक और यात्री अंग्रेज पादरी आया जहांगीर के शासनकाल में, एडवर्ड टेरी अंग्रेज पादरी एडवर्ड टेरी। अगला आया अंग्रेज के ही जमाने में आया अंग्रेज यात्री पॉल केनिन 1615 से 1625 तक रहा ये। जहांगीर के शासन में एक और डच यात्री आया फ्रांसिस्को पेलसर्ट डच यात्री आया 1620 से 1627 तक। इटली का एक यात्री जहांगीर के शासन में आया मित्र देला वैली इटली का यात्री था 1622 से 1660 तक। तो ये तो जहांगीर के शासनकाल में बहुत यात्री आए। कैप्टन हाकिंस आया, विलियम फिंच आया, जॉन जुरंदा, निकोलस डाउटन, निकोलस विथिंगटन, टॉमस कोएरिएट, सर टॉमस रो, एडवर्ड टेरी, पॉल केनिन, फ्रांसिस्को पेलसर्ट, मित्र टेला वैली। अब आए हैं शाहजहां के शासनकाल में प्रसिद्ध 4 यात्री आए। पहला जॉन लायट डच यात्री था, और जॉन फ्रीयर ये अंग्रेज यात्री था। पीटर मुंडी ये इटली का यात्री था, और एक जो यात्री टेवरनियर आया जो फ्रेंच जौहरी था, ये शाहजहां और औरंगजेब दोनों के उसमें आया। तो जॉन लायट डच यात्री जो था शाहजहां काल में, ये 1626 से 1633 तक आया। और जॉन फ्रीयर जो अंग्रेज यात्री था, तो ये 1627 से 1681 तक रहा शाहजहां के शासनकाल में। 1630 से 1634 ईस्वी तक आया था पीटर मुंडी इटली का यात्री शाहजहां के शासनकाल में। और टेवरनियर जो फ्रेंच जौहरी था शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में रहा, वो 1641 से 1687 तक, ओ बहुत दिन रहा। औरंगजेब के शासनकाल में 3 यात्री आए। एक आया, वो तो टेवरनियर वो तो हो ही गया है शाहजहां और इसके जो पेवर आए वो आया मनुची, बर्नियर, जीन चिन्नाट, ये 3 यात्री। मनुची इटली का यात्री था 1656 से 1687 तक, और बर्नियर ये फ्रेंच चिकित्सक था 1658 से 1668, और जीन चिन्नाट ये फ्रेंच यात्री था 1666 से 1668 तक। बीजापुर में एक और यात्री विदेशी आया, रोमेली कोरेरी इटली का यात्री था बीजापुर में 1695 से 1699 तक। तो ये तो मध्यकाल में भारत आने वाले विदेशी यात्री हुए। अगला है मुगल कालीन साहित्य। बहुत अच्छा है मुगल कालीन साहित्य। तो मुगल कालीन साहित्य में सबसे पहली पुस्तक है तुजुक-ए बाबरी बाबर की। दूसरी है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की, बाबर की पुत्री जो थी, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की। अकबर नामा या आइन ए अकबरी ये अबुल फजल ने लिखा। तबकात ए अकबरी ये निजामुद्दीन अहमद ने लिखी। तज़किरातुल वाक़ियात ये जौहर आफ्तावची खां ने लिखा। तज़किरातुल वाक़ियात ये जौहर आफ्तावची खां ने लिखा। तारीख़ ए अकबर शाही, तारीख़ ए शेर शाही
ये अब्बास खां सरवानी ने लिखा। तारीख ए अकबर शाही व तारीख ए शेर शाही ये अब्बास खां सरवानी ने लिखा। मुंतखत उत तवारीख, मुंतखत उत तवारीख ये जो है साहित्य, ये किताब जो है अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखी। मुंतखब उत तवारीख। तारीख ए सलातिन, तारीख ए सलातिन ये अहमद यादगार ने लिखा। और ए अफगाना, तारीख ए सलातिन ए अफगाना ये अहमद यादगार ने लिखी। तज़किरा ए हुमायूं, तज़किरा ए हुमायूं ये बयाजिद बयात ने लिखी। तज़किरा ए हुमायूं बयाजिद बयात ने लिखी। तुझके ए जहांगीरी ये जहांगीर ने लिखी, मौत बिंद खान ने पूर्ण की। जहांगीर ने लिखी लेकिन मौत बिंद खान ने पूर्ण की। तुझु की जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी ये मौत बिंद खां बख्शी ने लिखी। मस्सारे जहांगीरी, मस्सारे जहांगीरी ख्वाजा कामगार, ख्वाजा कामगार मस्सारे जहांगीरी। मखजम ए अफगानी, मखजम ए अफगानी नियातम उल्लाह ने लिखी। नियातम उल्लाह ने। तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता मोहम्मद कासिम फरिश्ता ने लिखी। तारीख ए फरिश्ता। मासर ए रहीनी, मासर ए रहीनी मुल्ला नववंदी ने लिखी। मासर ए रहीनी मुल्ला नववंदी ने लिखी। पादशाहनामा, पादशाहनामा मोहम्मद आमीन कजवीनी ने लिखी। पादशाहनामा मोहम्मद अमीन कजवीनी ने लिखी। पादशाहनामा एक और लिखी गई है, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है। अगला है शाहजहांनामा, शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा। शाहजहांनामा इनायत खान ने लिखा। आलम ए सलेह, आलम ए सलेह मोहम्मद सलेह ने लिखा। मुंतखब उल लुबाब, मुंतखब उल लुबाब ये खफ़ी खां ने लिखा। मुंतखब उल लुबाब ये खफ़ी खां ने लिखा। आलमगीर नामा, आलमगीर नामा काजिम सीराजी ने लिखा। काजिम सीराजी। नुक्सा दिलकुशा, नुक्सा दिलकुशा ये मोहम्मद साकी ने लिखा। फतूहत ए आलमगिरी, फतूहत ए आलमगिरी ये ईश्वरदास नागर ने लिखी। वाक़याते आलमगिरी, वाक़याते आलमगिरी आकिल खां ने लिखा। मासिर ए आलमगिरी, मासिर ए आलमगिरी मोहम्मद साकी मुस्तैद खां ने लिखी। मासिर ए आलमगिरी मोहम्मद साकी मुस्तैद खां ने लिखी। खुलासा उल तवारीख, खुलासा ए तवारीख ये सुजान राय ने लिखी। अगला है सिवारुल मुतखरीन ये गुलाम हुसैन ने लिखी। सिवारुल मुतखरीन। तवारीख ए मुजफ्फरी, तवारीख ए मुजफ्फरी ये मोहम्मद अली ने लिखी। माजुल बहरीन, मजुल बहरीन ये दारा सिको ने लिखी। मजुल बहरीन। अब फारसी भाषा जो है ये अनुवादित, ये तो पेपर पुस्तकें थी, अब अनुवादित पुस्तकें जैसे महाभारत संस्कृत में थी, फारसी में अनुवाद किया नकी खान, बदायूं, अबुल फजल व फैजी ने। इतने लोगों ने महाभारत को अनुवादित किया। किसने किसने? नकी खान, बदायूं, अबुल फजल, फैजी। रामायण को बदायूं ने अनुवादित किया। अथर्ववेद को बदायूं, हाजी इब्राहिम, बदायूं ने, हाजी ने, इब्राहिम सरहिंदी ने पूर्ण किया। बदायूं ने पहले, फिर हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने पूर्ण किया अथर्ववेद को। लीलावती पुस्तक को फैजी ने फारसी में किया। रजत रंगड़ी को शाह मोहम्मद सहवादी, रजत रंगड़ी को शाह मोहम्मद सहवादी। काल यदमन ने अबुल फजल ने फारसी में अनुवादित किया। नल दमयंती को फैजी ने। हरिवंश को मौलाना शेरी ने, हरिवंश को मौलाना शेरी ने। 50 उपनिषद, भगवत गीता और योग वशिष्ठ, 50 उपनिषद और भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ द्वारा शिको ने 50 उपनिषद, भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ द्वारा शिको ने लिखा। अब हिंदी में कुछ रचनाएं लिखी गई जैसे रामचरित तुलसीदास की, विनय पत्रिका तुलसीदास की, सूरसागर सूरदास की, प्रेम वाटिका रसखान की, सुंदर श्रृंगार सुंदर कविराय की, सुंदर श्रृंगार सुंदर कविराय की, कवित्र रत्नाकर सेनापति की, कवित्र रत्नाकर सेनापति की, कविंद्र कल्पतरु
कविंद्र कल्पतरु ये कविंद्र आचार्य की, कविप्रिया रसिक प्रिया अलंकार मंजरी और रामचंद्रिका ये केशवदास की। कविप्रिया रसिक प्रिया कविप्रिया और रसिक प्रिया और अलंकार मंजरी और रामचंद्रिका ये केशवदास की। संस्कृत में कुछ रचनाएं लिखी गई जैसे अकबर शाही, श्रृंगार दर्पण ये पद्म सुंदर ने लिखी। भानुचंद्र चरित ये आचार्य सिद्धचंद्र उपाध्याय ने लिखी। भानुचंद्र चरित आचार्य सिद्धचंद्र उपाध्याय ने लिखी। और रस गंगाधर और गंगा लहरी ये जगन्नाथ पंडित ने लिखी। अकबर शाही, श्रृंगार दर्पण ये पद्म सुंदर ने लिखी। भानुचंद्र चरित ये आचार्य सिद्धचंद्र उपाध्याय ने लिखी। और रस गंगाधर गंगा लहरी ये जगन्नाथ पंडित ने लिखी। अच्छा, मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ? देखिए, औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम था। शाह आलम का वास्तविक नाम मुअज्जम यानी बहादुर शाह था। मुअज्जम बहादुर शाह था। शाह आलम का राज्याभिषेक 1707 ईस्वी में लाहौर के उत्तर में शाह दौला नामक पुल पर हुआ। बहादुर शाह दौला नामक पुल पर बहादुर शाह को शाहे बेखबर उपनाम से जाना जाता है। शाहे बेखबर। खफी खां ने शाहे बेखबर इसको कहा था। खफी खां ने। बहादुर शाह की मृत्यु 1712 ईस्वी में हुई। बहादुर शाह को औरंगजेब के मकबरे के आंगन में औरंगाबाद में दफनाया गया। अगला है पॉइंट, जहांदार शाह यानी जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा। जहांदार शाह जो था अगला जो मुगल शासक, वो जुल्फिकार खां के सहयोग से शासन पर बैठा। जहांदार शाह का प्रधानमंत्री जुल्फिकार खां था। हुसैन अली खां एवं अब्दुल्ला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को शासक निर्माता कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक जहांदार शाह था। प्रथम अयोग्य शासक जहांदार शाह था। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदार शाह को बरखुशियर जनवरी 1713 ईस्वी में सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा। सिख नेता बंदा बहादुर की हत्या बरखुशियर ने की थी। जो 1713 ईस्वी में सैयद बंधुओं के सहयोग से बैठा, उसने बंदा बहादुर की हत्या की। अंग्रेजों को मुफ्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान बरखुशियर ने दिया था और इसी ने सैयद बंधुओं की हत्या भी करवा दी थी, जिसकी सहायता से ये गद्दी पर बैठा। उन्हीं सैयद बंधुओं की हत्या भी करवा दी थी जो सैयद बंधु थे। आगे लिखा है हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां ये सैयद बंधु थे। मुगल साम्राज्य का घृणित कायर शासक फर्रुखसियर को कहा गया। रफ़ी उद दरजात की मृत्यु। रफ़ी उद दरजात एक व्यक्ति थे। इनकी मृत्यु क्षय रोग से हुई। मोहम्मद शाह 1719 में यानी सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर फिर बैठा। मोहम्मद शाह। अगला है मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार तथा मदिरा एवं सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से जाना गया। नादिर शाह ने भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया। विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन या तख्त ताउस नादिर शाह ले गया। नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली था। शाह आलम द्वितीय 1759 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। 1764 ईस्वी के प्रसिद्ध बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने भाग लिया। अंग्रेजों ने 1803 ईस्वी में दिल्ली पर कब्जा किया। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में हुई थी। इलाहाबाद की संधि के अनुसार बादशाह शाह आलम द्वितीय ने 20 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के बदले बिहार एवं बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह द्वितीय को निर्वासित कर अंग्रेजों ने रंगून भेजा। बहादुर शाह द्वितीय को जफर की उपाधि मिली थी। लाल किला दिल्ली में हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। हीरा महल। लाल किला दिल्ली में आयात बख्श बाग भी स्थित है। आयात बख्श बाग भी स्थित है। तो ये तो मुगल काल हुआ। आगे हम देखते हैं 122वां क्वेश्चन। बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी? अपना वकील
यानी प्रतिनिधि और अपने पुत्र का अतालिक यानी संरक्षक नियुक्त किया। तो बिहार का वह शासक जो था वो था बहार खां नुहानी। बहार खां नुहानी। दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खान ने उपाधि धारण की। किसकी? हजरत आला की उपाधि धारण की। अगला है हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर शाह ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की? तो चौसा का युद्ध। 125वां है क्वेश्चन। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की? तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। 126वां क्वेश्चन। 126वें क्वेश्चन में कहता है भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो अब्दुल हमीद लाहौरी जो था वो था शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। 127वां क्वेश्चन है। 127वां क्वेश्चन में कहता है शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। दूसरा इसमें कोटेशन है उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो इसमें दोनों को सेंटेंस के बारे में बताओ। तो इसमें बी वाला सही है, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए और दूसरा है उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो ये दूर तो हुआ, ये तो बात सही है, लेकिन ये नहीं है कि विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था, इसके कारण उसने दूर व्यतीत की। 128वां धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ और किसके बीच में लड़ा गया? तो धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में 1658 में लड़ा गया। 29वां है क्वेश्चन 129वां खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक एवं महत्वपूर्ण था। दूसरा सेंटेंस है राजपुत्र राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। तो इसमें जो है 129वें में ए सेंटेंस सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। खानवा का युद्ध निश्चित ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। और 130वां और आज का अंतिम, इसलिए आज का अंतिम क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, वीडियो बड़ा हो जाएगा। 130 ही इसमें रखिएगा, 140 नहीं हो पाएंगे। 130वें में कहता है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का यानी मक्का द्वार कहा जाता है? तो बाबुल मक्का कहा जाता है सूरत को। किसको? सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता है। तो इस तरीके से 130 क्वेश्चन हुए और मुगल काल संपूर्ण, किरण और लूसेंट सभी से समाप्त हुआ। अब इसमें कुछ क्वेश्चन रह गए हैं मराठा काल के इसमें इस बुक में, किरण वाली बुक में, लूसेंट ऑप्शनल में। इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट भाग में और सारा कंप्लीट है। थैंक्स फॉर वाचिंग।